Hey guys, what's up? Hope you're studying well. I'm your friend Namrata Dagra, WGC Net qualified in English, and you're watching your favorite YouTube channel, Grood Academy. फ्रेंड्स, इंग्लिश बोलते हुए लाइफ में कभी ना कभी आप इस तरह के सेंटेंस पर, इस तरह के सवाल पर ज़रूर अटके होंगे कि जब आपको लगा होगा कि यहाँ व्हाट यू वांट आएगा या व्हाट डू यू वांट आएगा, या फिर व्हाई डू यू नॉट लाइक टी सही है या व्हाई डोंट यू लाइक टी सही है। तो फ्रेंड्स, नो नीड टू वरी एट ऑल, आई एम हियर टू हेल्प यू। आज आपके सारे कन्फ्यूजन्स मैं दूर करके जाऊंगी और WH फैमिली के बारे में आपको वो सब बताऊंगी, वो चीज़ें बताऊंगी जो आज तक आपने ना तो किसी बुक में पढ़ी होंगी और ना ही कहीं पर इतना क्लियरली एक्सप्लेन किया गया होगा। तो फ्रेंड्स, आप बस मेरे साथ इस वीडियो पर एंड तक बने रहिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और WH फैमिली के बेसिक्स एज वेल एज एडवांस यूसेज को आप अच्छे से सीख जाएँ। और इस वीडियो के एंड तक आपकी हो जाएगी WH फैमिली में एक्सपर्टीज, दैट इज मास्टरी। बट बिफोर दैट, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल येट, देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एज वेल टू गेट माय लेटेस्ट वीडियोस। Do you know what the WH family is? Let me explain you. The questions which are asked to get a specific response or to derive certain information are WH questions. In other words, if you want to get some information about someone or something, you always have to ask WH questions. यानी WH words वो words होते हैं जिनकी हेल्प से हम questions पूछते हैं। इन्हें WH words कहा क्यों जाता है? क्योंकि इन words की शुरुआत में या तो W होता है या H, जैसे what, when, where, why, which, who, whose, whom, how many, how much, how long, how far, etc. तो गाइज, जब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो क्वेश्चंस तीन तरह के हो सकते हैं। एक तो वो सवाल जिनका जवाब हम येस या नो में दे सकते हैं। इन्हें क्लोज एंडेड क्वेश्चंस भी कहा जाता है क्योंकि एक ही वर्ड में आंसर देना होता है, जैसे क्या तुम बाजार जा रहे हो या क्या तुम इंग्लिश बोल रहे हो। अभी ना इनका जवाब कैसे देते हैं या हम क्या करते हैं, ये तो हमने फ्रेमिंग क्वेश्चंस की वीडियो में पढ़ा ही था, लास्ट वाली वीडियो में। और अब अगर मैं कहूँ कि तुमने क्या खाया है, तो ध्यान देना फ्रेंड्स, क्या वर्ड कहाँ पर है? सेंटेंस के बीच में। तो क्या वर्ड जब भी सेंटेंस के बीच में आएगा तो इसका जवाब येस या नो में हो ही नहीं सकता। इसके लिए हमें स्पेसिफिक आंसर ही देना पड़ेगा, जैसे मैंने आलू के पराठे खाए हैं। क्या? आलू के पराठे। अब बात करते हैं कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में वैसे तो हम डिटेल में बात कर चुके हैं मेरी वीडियो लर्न टेंसेस इन 30 मिनट्स में, लेकिन अगर आपने उसे नहीं देखी तो आप उसे अच्छे से देख लीजिएगा। आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि क्वेश्चंस में हेल्पिंग वर्ब आती है सब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट के बाद वर्ब, और फिर अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा देते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसी तरह से WH क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड लग जाता है और उस बाकी सेंटेंस सेम रहता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। सो अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ व्हाट से। व्हाट को बोलते ही सबसे पहले इसकी हिंदी क्या ध्यान में आती है, बट लेट मी क्लियर यू वन थिंग फ्रेंड्स, व्हाट का मीनिंग सिर्फ क्या नहीं होता है, इसके और भी मीनिंग्स होते हैं। यस, बट रटना नहीं है फ्रेंड्स, क्रैम नहीं करना बिल्कुल भी, कंसेप्ट को समझना है। बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगी और न सिर्फ समझाऊंगी बल्कि ये प्रूव भी करूंगी कि व्हाट का मीनिंग सिर्फ क्या क्यों नहीं होता है और इसके और कौन से मीनिंग्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सिर्फ इतना करना है कि पूरे कंसंट्रेशन के साथ और बड़े ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा ताकि आपके व्हाट से रिलेटेड सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएं। तो फ्रेंड्स, चाहे बात स्पोकन इंग्लिश की हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट्स हों, चाहे स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट्स हों, चाहे हाउसवाइफ्स हों या फिर बिजनेसमैन हों, इस वीडियो में आपको बहुत ही कुछ नया सीखने को मिलने वाला है और वो भी बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग तरीके से। तो फ्रेंड्स, आपको ये तो पता ही है कि व्हाट का इन जनरल मीनिंग क्या होता है। क्या होता है? अरे भाई, क्या ही होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, क्या तुम खेलते हो, इसमें क्या लगा हुआ है। दूसरा सेंटेंस है तुम क्या खेलते हो, इसमें भी क्या लगा हुआ है, लेकिन इन दोनों में ही व्हाट का यूज़ होगा क्या? ऐसा नहीं है। कैसे? ज़रा ध्यान से देखो। क्या तुम खेलते हो, क्या वर्ड कहाँ पे लगा हुआ है, क्या की पोजीशन देखनी है हमें, शुरुआत में है ना सेंटेंस के, तो इसलिए इसकी इंग्लिश होगी डू यू प्ले क्वेश्चन मार्क।
सेकंड सेंटेंस है तुम क्या खेलते हो। तो इसमें क्या कहाँ लगा हुआ है, सब्जेक्ट के बाद यानी सेंटेंस के बीच में क्या वर्ड लगा हुआ है, लेकिन इसमें हम व्हाट लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? अरे मैम रीज़न तो बताओ, हमने ऊपर वाले में व्हाट क्यों नहीं लगाया और इसमें क्यों लगाएंगे। तो ध्यान से सुनो, अगर क्या वर्ड हिंदी में हिंदी सेंटेंस की बात कर रहे हैं हम, अगर क्या वर्ड सेंटेंस की शुरुआत में लगा हुआ है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब इज़मार वॉज या मॉडल वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगेगी, व्हाट नहीं लगेगा। लेकिन अगर क्या वर्ड सेंटेंस के बीच में लगा हुआ है तो व्हाट लगाना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, ज़रूरी है। ये एक रूल अपना लो, इसको दिमाग में बिठा लो, कॉपी में नोट कर लो हमेशा के लिए। किसी भी बुक में या गाइड में आपको ये नहीं मिलेगा। ये ट्रिक है जो हर जगह पे एप्लीकेबल होगी। जिसमें बीच में क्या लगा हो तो व्हाट आएगा ही आएगा, लेकिन आएगा कहाँ ये भी सुन लो। ट्रांसलेशन करते हुए पहले आएगा व्हाट, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगी मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ये बन गया WH क्वेश्चन। व्हाट डू यू प्ले क्वेश्चन मार्क। अब कोई भी सेंटेंस बना के देख लो। तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट। तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। तुम क्या पसंद करते हो, व्हाट डू यू लाइक। तुम क्या जानते हो, व्हाट डू यू नो। हो गया ना, मज़ा आया कॉन्सेप्ट समझकर। चलिए और कॉन्सेप्ट समझते हैं जो हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करता है। व्हाट का यूज़ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कैसे करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है जब व्हाट का यूज़ सवाल पूछने के लिए ना करके अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं, यानी कि सिंपल सेंटेंस में व्हाट का यूज़ होता है, इसीलिए उसको रिलेटिव प्रोनाउन कह देते हैं। ऐसे केस में व्हाट का मीनिंग बन जाता है जो दूसरे मीनिंग की मैं बात कर रही थी वो यही है। व्हाट का यूज़ जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है तो इसका मीनिंग बन जाता है जो। अब इसे पहचानेंगे कैसे, व्हाट का मीनिंग क्या है या जो है। नो नीड टू वरी, आई एम हियर। जब भी व्हाट का यूज़ क्वेश्चन के शुरुआत में होता है तो इसका मीनिंग होता है क्या। जैसे व्हाट डू यू वांट, व्हाट आर यू डूइंग। तुम क्या चाहते हो, तुम क्या कर रहे हो। लेकिन जब व्हाट सेंटेंस के बीच में आता है इंग्लिश में तो ये बन जाता है रिलेटिव प्रोनाउन और इसका मीनिंग हो जाता है जो। अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे आई नो व्हाट यू वांट, यहाँ व्हाट सेंटेंस के बीच में आया है तो इसका मीनिंग हुआ व्हाट यू वांट, जो तुम चाहते हो। व्हाट यू प्ले, जो तुम खेलते हो। व्हाट यू ईट, जो तुम खाते हो। मज़ा आया ना। व्हाट की जगह द थिंग लगाकर हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है या नहीं है। जैसे आई नो व्हाट यू वांट, इसके जगह व्हाट की जगह लगा देंगे द थिंग। आई नो द थिंग यू वांट। आई कैन टेल यू व्हाट यू वांट, मैं तुम्हें बता सकती हूँ जो तुम चाहते हो। आई नो व्हाट यू वांट टू ईट, मैं बता सकती हूँ जो तुम खाना चाहते हो। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फ्रेज व्हाट फॉर एंड दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश। तो गाइज इसका यूज़ होता है रीज़न या पर्पज़ के लिए। जैसे व्हाट्स दिस टेबल फॉर, ये टेबल किसके लिए है, यानी इस टेबल का यूज़ क्या है। व्हाट डू यू वांट मोबाइल फॉर, या फिर फॉर व्हाट डू यू वांट मोबाइल, तुम्हें मोबाइल किस लिए चाहिए। फॉर का यूज़ व्हाट से पहले या बाद में कहीं भी कर सकते हैं। Now let's discuss what as an exclamatory word. While speaking English, this use is very common. जैसे हम कहते हैं what an idea, क्या विचार है। What a beautiful building, कितनी सुंदर बिल्डिंग है। तो what का यूज़ यहाँ पर sudden feeling express करने के लिए हुआ है। तो समझ में आ गया ना, गुड। अब हम बढ़ते हैं एक और वर्ड हु की ओर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है WH फैमिली का। स्पोकन इंग्लिश में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन इसको लेकर भी बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हु को हिंदी में कहते हैं कौन। कंसेप्ट जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी रट्टा नहीं मारना, क्रैम नहीं करना, बिल्कुल भी कंसेप्ट को समझने की कोशिश करनी है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हु के बेसिक यूज़ के बारे में, उसके बाद बात करेंगे इसके एडवांस यूसेज के बारे में।
जब हमें किसी पर्सन के बारे में जानना होता है कि कोई भी काम किसने किया या कौन करता है, तो हम यूज़ करते हैं हु का। फॉर एग्जाम्पल, हु इज़ दिस गर्ल, हु प्लेज क्रिकेट, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। फर्स्ट सेंटेंस में हमने इस गर्ल के बारे में जानना चाहा तो यूज़ हुआ हु का। सेकेंड सेंटेंस में मैं ये जानना चाहती हूँ क्रिकेट कौन खेलता है, फिर से मैंने यूज़ किया हु का। और थर्ड सेंटेंस में भी मैं आपके बेस्ट फ्रेंड के बारे में जानना चाहती हूँ तो यूज़ किया हु का। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, क्लियर है। तो अब कुछ एडवांस यूज़ की बात करते हैं हु की। तो हु जो है WH फैमिली का एक स्पेशल मेंबर है, तो इसके लिए रूल भी स्पेशल होगा। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है, हु एज ए सब्जेक्ट काम करता है, क्योंकि हु को कभी भी यूज़ करो तो नाम की तरह करो। तो इसका मतलब है हु से बनेगा तो क्वेश्चन, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, अफर्मेटिव की तरह बनेगा। सचिन प्लेज क्रिकेट, अब यहाँ सचिन नाम है, नाम की जगह हम हु लगा देते हैं, हु प्लेज क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क बन गया ना। अगर पास्ट टेंस में हो तो हु प्लेड क्रिकेट, प्ले की सेकेंड फॉर्म लग जाएगी। और अगर कंटिन्यूस है तो हु इज़ प्लेइंग क्रिकेट। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? जब हु सेंटेंस के शुरुआत में आए तो ये क्वेश्चन फॉर्म में होता है, उसका मीनिंग होता है कौन। जैसे हु इज़ मेकिंग अ नॉइस, हु टॉट यू इंग्लिश। लेकिन जब हु का यूज़ सेंटेंस के बीच में होता है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है और इसका मीनिंग बन जाता है जो। तो जब भी हम किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हों, तो हु का यूज़ सेंटेंस के बीच में होता है और सेंटेंस अफर्मेटिव बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई नो द बॉय हु इज़ मेकिंग नॉइस, आई नो द पर्सन हु टॉट यू इंग्लिश। मैं जानती हूँ उस बच्चे को जो शोर मचा रहा है, मैं जानती हूँ कि आपको जो इंग्लिश पढ़ा रहा है। अब बात करते हैं हुम की, जिसका मीनिंग होता है किसको या किसे, यानी हु का ऑब्जेक्टिव केस। तो हुम का प्रयोग होता है ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट तो याद है ना, रिसीवर ऑफ द एक्शन, जिस पर काम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम किसको मिलना चाहते हो या तुम किसे मिलना चाहते हो, तो क्या बन जाएगा, whom do you want to see। तुमने पेन किसको दिया, ये पास्ट हो गया, तो इसका बन जाएगा whom did you give the pen, क्वेश्चन मार्क। और अगर whom सेंटेंस के बीच में आ जाए तो इसका मीनिंग हो जाएगा जिसको। I know the boy whom you gave the pen, मुझे पता है जिसको तुमने पेन दिया। I know whom you want to see, मुझे पता है जिसको तुम मिलना चाहते हो। सो आवर नेक्स्ट WH वर्ड इज whose, किसका। ये रिलेशन बताता है, जैसे ये पेन किसका है, whose pen is this। ध्यान रखना whose कभी अकेला नहीं आता है, इसके साथ हमेशा नाउन लगता है। जैसे whose pen, whose room, whose bag, किसका पेन, किसका कमरा, किसका बैग, एट्सेट्रा। और अगर ये सेंटेंस के बीच में आए तो रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है और मीनिंग बन जाता है जिसका। मैं जानती हूँ जिसका ये पेन है, आई नो हुज पेन दिस इज। अब बात करते हैं व्हेन। तो समय या टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने के लिए हम यूज़ करते हैं व्हेन का। तुम स्कूल कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। अगर ये सेंटेंस किसी और सेंटेंस से जुड़ गया तो व्हेन आ जाएगा बीच में, तो मीनिंग क्या हो जाएगा, जब, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह लग जाएगा फुल स्टॉप। जैसे आई नो व्हेन यू गो टू स्कूल, मैं जानती हूँ जब तुम स्कूल जाते हो। आई नो व्हेन मोहित पास्ड हिज BA, मुझे पता है जब मोहित ने BA पास किया। माई मदर नोज व्हेन आई गेट अप, मेरी माँ जानती है जब मैं उठती हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज हाउ। तो क्वेश्चन हो तो मीनिंग हो जाता है कैसे, और अगर बीच में आ जाए तो मीनिंग हो जाता है जैसे। जैसे तुम स्कूल कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो टू स्कूल। तुम काम कैसे करते हो, हाउ डू यू वर्क।
आई नो हाउ यू गो टू स्कूल, फुल स्टॉप। मैं जानती हूँ जैसे तुम स्कूल जाते हो। आई नो हाउ यू डू द वर्क। मुझे पता है जैसे तुम काम करते हो। सो द नेक्स्ट मेंबर इज वाई। वाई मीन्स क्यों या किस लिए। सेंटेंस इंटरोगेटिव हो तो मीनिंग होता है क्यों और किस लिए, और अगर सेंटेंस के बीच में आ जाए और अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाए तो मीनिंग हो जाता है जिस लिए। जैसे वाई आर यू मेकिंग अ नॉइस, वाई डू यू ईट, वाई डोंट यू प्ले। आई नो वाई यू आर मेकिंग अ नॉइस। मुझे पता है जिस लिए तुम शोर मचा रहे हो। आई नो वाई यू ईट। मुझे पता है तुम क्यों खाते हो। द नेक्स्ट फ्रेज इज हाउ मैनी। हाउ मैनी मीन्स कितने। इसका यूज़ ऐसे नाउन्स के लिए होता है जो काउंटेबल होते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे कितने लड़के, कितने स्टूडेंट्स, कितने टीचर्स। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मैनी बॉयज़ केम टू द पार्टी, हाउ मैनी गर्ल्स वर डांसिंग, राइट। हु की तरह इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। नेक्स्ट इज हाउ मच। हाउ मच भी कितने के लिए ही यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे नाउन्स के लिए यूज़ होता है हाउ मच जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हाउ मच का यूज़ होता है, जैसे चीनी, दूध, पानी एसेट्रा, जिन्हें हम सिर्फ मेजर कर सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। 2 चीनी, 1 चीनी, 1 दूध, ऐसा कभी सुना है? नहीं ना। तो हाउ मच वाटर, हाउ मच मिल्क, जैसे हाउ मच मिल्क डू यू नीड और हाउ मच शुगर डू यू टेक। अब बात करते हैं हाउ लॉन्ग की। इट मीन्स कितनी देर से। इसका यूज़ मेनली परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के केस में होता है, जैसे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी। तुम कितनी देर से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। अब बात करते हैं विच की। विच मीन्स होता है कौन सा या कौन सी। विच कभी भी अकेला नहीं आता, इसके साथ हमेशा नाउन लगता है, जैसे विच बॉय, विच पेन, विच गर्ल। तो जब ये सेंटेंस के शुरुआत में होता है तो इससे बनता है क्वेश्चन, जैसे विच फिल्म डिड यू सी लास्ट वीक, या विच चैप्टर आर यू रीडिंग नाउ, विच टॉपिक ऑफ ग्रामर इज़ योर फेवरेट। लेकिन अगर सेंटेंस के बीच में विच लगाएं तो ये बन जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस, रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है, और इसके लास्ट में आता है फुल स्टॉप, मीनिंग बन जाता है जो। जैसे मैं जानती हूँ आपने जो मूवी देखी, आई नो विच मूवी यू सॉ लास्ट वीक। डज शी नो विच चैप्टर यू आर रीडिंग। क्या वो जानती है जो चैप्टर तुम पढ़ रहे हो। अब बात करते हैं वेयर की। आपको मालूम है वेयर मीन्स होता है कहाँ, और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, यानी कि सेंटेंस के बीच में आ जाए तो मीनिंग क्या बन जाता है, जहाँ। अगर आप किसी जगह के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप यूज़ करेंगे वेयर का, जैसे आप कहाँ जा रहे हो, ये सड़क कहाँ जाती है, या फिर तुम कहाँ रहते हो। वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क। वेयर डज दिस रोड लीड टू, क्वेश्चन मार्क। वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन मार्क। और मीनिंग जहाँ हो तो, यानी कि सेंटेंस के बीच में अगर वेयर लगाना हो तो क्या बनेगा, आई नो वेयर यू आर गोइंग, फुल स्टॉप। मुझे पता है जहाँ आप जा रहे हो। डू यू नो वेयर दिस रोड लीड्स टू, क्या तुम्हें पता है ये रोड जहाँ जाती है। सो गाइज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज, अगर WH वर्ड का यूज़ क्वेश्चन बनाने के लिए किया जा रहा हो तो WH वर्ड और सब्जेक्ट के बीच में आती है हेल्पिंग वर्ब और लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर WH वर्ड का यूज़ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किया जा रहा हो तो ये दूसरे सेंटेंस में मिलकर आते हैं और ये सेंटेंस बन जाता है अफर्मेटिव। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो बन गई है, मैंने तो अपना काम कर दिया है, और अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आपका काम है। तो प्लीज़ मैक्सिमम शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। और फ्रेंड्स, हालांकि मैंने सोचा था कि क्वेश्चन टैग्स का टॉपिक मैं इसी वीडियो में कवर अप करूं, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन टैग्स की बात करूँगी, डिस्कस करूँगी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है
इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी, जो कि आपकी लैंग्वेज को पॉलिश भी करता है और इसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। तो फ्रेंड्स, गेट रेडी फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।